हाँ तो साथियों देखिए, आज से अपन जो है आपके लेसन नंबर फर्स्ट जो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का वो स्टार्ट कर रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता है कि आप कौन सा लेसन पहले पढ़ेंगे, थ्योरी पहले पढ़ेंगे या प्रैक्टिकल, पर प्रैक्टिकल का ये पहला चैप्टर है आपके, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट का मतलब ही होता है कंपनियों की अकाउंटिंग, ठीक है। कंपनियों को ही कॉर्पोरेट कहा जाता है, पहले तो ये ध्यान में रखिएगा। तो कंपनी की जो अकाउंटिंग होती है वो उस लेसन से अपन शुरुआत करेंगे। तो लेसन पहला जो अपना है उसका नाम देख लेते हैं। अंशों का निर्गमन, हरण और पुनः निर्गमन लेसन है। इशू, फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, ये जो लेसन है आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, 12वीं क्लास में भी अगर आपने कॉमर्स आपके 12th क्लास में है ना, तो आपने ये बिल्कुल पढ़ा हुआ होगा ये लेसन कि अंशों को निर्गमन कैसे करेंगे, हरण पुनः निर्गमन कैसे करेंगे, ठीक है। ये तो बहुत लंबा चौड़ा लेसन है, आगे अपन विस्तार से इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन पहले ये तो जानते हैं कि भाई कंपनी होती क्या है, क्योंकि अगर आपने थ्योरी पहले नहीं पढ़ी, आप प्रैक्टिकल पहले पढ़ रहे हैं, तो आपको ये कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि भाई कंपनी होती क्या है, ठीक है। तो देखिए, कंपनी जो है एक कानून जो होता है, कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। भले परिभाषा लिखना चाहे तो वीडियो को पॉज करके लिखिएगा कि कंपनी कानून द्वारा, यानी विधान मतलब कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों से स्थायी एवं पृथक अस्तित्व होता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा बोलिए। तो होता क्या है कि एक कंपनी, जैसे मान लो अपन 4-5 व्यक्ति हैं, मिलकर अपन ने सोचा कि यार एक कोई कंपनी बनाते हैं जो कपड़ा बनाएगी, ठीक है। कपड़ा बनाने वाली कंपनी बनाते हैं अपन ने कंपनी बना ली, स्टार्ट कर दी, अपन चालू कर दिए, है ना। 4-5 व्यक्तियों ने मिलकर चालू अपन ने कर दी, स्टार्ट कर दी। रेशन जो भी कराना, सरकार से रेशन लेना है वो सब ले लिया अपन ने, चल रही है अपनी कंपनी, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या होता है कि कंपनी अच्छी चल रही है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो अपन कंपनी का लेवल बढ़ाना चाहते हैं, कंपनी का बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। तो बिजनेस बढ़ाने के लिए अपने को पैसा चाहिए ना, अपन उसको बिजनेस को स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, या यूँ कहें कि दूसरे देशों में भी फैलाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा अपन बैंक वगैरह से इधर उधर से लोन लेने जाएंगे या कहीं व्यवस्था करेंगे, तो सब जगह कोलेट्रल सिक्योरिटी मांगी जाएगी, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, फिर भी उस लोन पे ब्याज भी देना पड़ेगा, तो वो अपने महंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो अपन ये चाहते हैं कि भी अपना अपना हिस्सा, अपना जो हिस्सा है, जैसे मान लो 4 व्यक्तियों की वो कंपनी पहले है ना, तो 4 व्यक्ति सोच रहे हैं कि भाई अपना हिस्सा कुछ बेच दें अपन कंपनी में, किसी और को दे दें, और किसी के पास पैसा हो तो उससे पैसा ले लें। तो वो क्या करते हैं, अपनी पूंजी का छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, वो टुकड़ा ही अंश कहलाता है, ठीक है। वो अंश की परिभाषा में मैं आपको बताऊंगा आगे। और वो जिस व्यक्ति को दिया जाता है वो व्यक्ति खरीद लेता है उन अंशों को, ठीक है। तो जो व्यक्ति उन अंशों को खरीदता है वो बस अंशधारी कहलाता है, ध्यान रखिएगा आप। अंशधारी का मतलब ये होता है शेयर होल्डर, वो कंपनी का मालिक बन जाता है। यानी उसने कंपनी की पूंजी में पैसा लगाया ना, कंपनी की पूंजी के टुकड़े कर दिए अपन ने, और उसने कंपनी की पूंजी के टुकड़े खरीद लिया, यानी पूंजी खरीद ली, यानी पूंजी में पैसा लगा दिया, इसलिए वो कंपनी का क्या हो जाता है, शेयर होल्डर हो जाता है, अंशधारी हो जाता है, जो कंपनी का मालिक होता है, ठीक है। तो आप इसकी परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि वह व्यक्ति जो कंपनी में पैसा लगाता है, पूंजी में पैसा लगाता है, रुपए लगाता है, इन्वेस्ट करता है, विनियोग करता है, ऐसे लिख सकते हैं आप, विनियोग करता है, उसे कंपनी का अंशधारी कहते हैं, वह कंपनी का वास्तविक मालिक होता है, ठीक है। आगे भी इसके बाद मैं आपको ये शेयर कितने प्रकार के होते हैं ये भी पढ़ूंगा मैं उस टाइम, और मैं आपको बताऊंगा शेयर क्या है ना। तो शेयर में जो पैसा लगाएगा वो शेयर होल्डर। और प्रबंधक कौन होता है तो सभी जानते हैं, मैनेजर जो उस कंपनी को चलाएंगे, उसमें उसको मैनेजमेंट करेंगे, वो कंपनी लगातार चलती रहेगी, वो मैनेजर होता है। डायरेक्टर भी कह सकते हो, आप मैनेजर कह सकते हो, एमडी कहते हैं ना, तो वो मैनेजर जो होता है कंपनी को चलाते हैं। पर तीसरी बात ये आती है कि सर ये प्रवर्तक क्या है, चलो ये तो समझ लिया वो मालिक है, ये प्रबंधक है। प्रवर्तक यानी प्रमोटर क्या होते हैं, प्रमोटर वह व्यक्ति होंगे जो कंपनी का निर्माण करेंगे। आप लिखना चाहें तो उसके अंदर लिखें, वह व्यक्ति जो कंपनी का निर्माण करते हैं उन्हें प्रवर्तक कहते हैं। जैसे अपन ने अपने उदाहरण में लिया था कि अपन 4 व्यक्ति हैं, चारों ने मिलकर उस कंपनी को बनाया, तो अभी अपनी निजी कंपनी है, ठीक है, उसको निजी कंपनी कहा जाएगा, अपनी कंपनी अपन चला रहे हैं। लेकिन अपन ने जैसे ही उसको शेयर मार्केट में गए, अपन ने उसको लिस्ट करा दिया और अपन ने कंपनी की पूंजी के टुकड़े करके, यानी शेयर बना के, शेयर का मतलब ये होता है कंपनी की पूंजी के टुकड़े, तो कंपनी की पूंजी अपन ने जैसे शेयर मार्केट में बेचना शुरू किया, वो सार्वजनिक कंपनी हो जाती है, वो सबकी कंपनी हो जाती है। फिर उसमें कोई भी व्यक्ति पैसा लगा सकता है, पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है। तो उसमें कोई भी व्यक्ति पैसा लगा सकता है। तो जैसे मैंने मान लो शेयर में पैसा लगाया तो मेरा क्या इंटरेस्ट है, मैं पैसा क्यों लगा रहा हूँ, तो शेयर में पैसा लगाने के पीछे मेरा इंटरेस्ट है कि एक तो मैं उस कंपनी का मालिक बन जाऊंगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 5% शेयर खरीद लिए उस कंपनी के, तो 5% का मालिक मैं बन जाऊंगा, एक तो ये मेरा इंटरेस्ट है, एक में फ़ायदा है। और दूसरा है कि शेयर की वैल्यू बाद में बढ़ जाएगी तो मैं उनको बेच के फ़ायदा कमाऊंगा। तो ये शेयर होल्डर की तरफ से आपको सोचना है, ठीक है। थोड़ा मतलब विस्तार से थोड़ा समझ लेते हैं भी कंपनी क्या है, कैसे काम करती है, ताकि आगे इंटर करने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो समझ गए आप, शेयर मार्केट में जो चलता है शेयर, वो कंपनियों का ही चलता है, ठीक। तो आते हैं प्रवर्तक पे, कि जैसे 4 व्यक्तियों ने अपने मिलकर कंपनी बनी। अब अपने को लगता है पैसे की और जरूरत है, तो अपन शेयर मार्केट में गए, कंपनी को लिस्ट कराया, वहाँ पे अपने शेयर बेच दिए, अपना हिस्सा बेच दिया, अपने पास लाखों करोड़ों रुपए आ गए, अपन कंपनी को चला रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है, प्रवर्तक जो होते हैं ना, या तो वो मैनेजर बन जाते हैं या वो शेयर होल्डर बन जाते हैं, इसलिए उनका कहीं नाम नहीं आता, इसलिए प्रवर्तक को अपन जानते नहीं है। बाकी प्रवर्तक तो मेन व्यक्ति होते हैं जो कंपनी का निर्माण करते हैं, क्योंकि कंपनी का निर्माण करने के बाद, कंपनी चलने के बाद तो कंपनी चल रही है ना, फिर इनकी जरूरत होती नहीं है, तो फिर वो प्रबंधक बन जाते हैं, कंपनी के चेयरमैन बन जाते हैं, कंपनी के एम्प्लॉय बन जाते हैं, शेयर होल्डर खरीद के
शेयर होल्डर बन जाते हैं, ठीक है। वो तो वैसे मालिक तो है ही पहले से, तो उनके पास शेयर हैं तो वो वैसे मालिक तो कहलाएंगे, ठीक है। तो जितनी पूंजी वो बेचते जाएंगे उतनी पूंजी उनकी कम होती जाएगी। जैसे मान लो 4 व्यक्ति है, 75% अपने पास रख रहे हैं, तो 75 अपने 25 मार्केट में बेच देंगे तो 25 पब्लिक कंपनी हो जाएगी, 75 उनके पास रहेगा, वो कंपनी को चलाते रहेंगे, मैनेज करते रहेंगे। तो इस प्रकार कंपनी जो है मार्केट में चलती रहती है। ध्यान रखिए 51% से ज़्यादा शेयर अगर आपके पास हैं तो एक तरह से आपको कंपनी में मालिकाना हक मिल जाता है। तो वो 4 व्यक्ति थे ना अपने उदाहरण में, उनके पास अगर 51% ज़्यादा है तो वो एक तरह से मालिक ही उस कंपनी की है, ठीक है। सारे डिसीजन वो ले सकते हैं, आराम से कोई दिक्कत उनके नहीं आएगी, ठीक है। तो ये है कंपनी, ये शेयर होल्डर, प्रबंधक और प्रवर्तक, ठीक है। तो ये आपके समझ गए होंगे कंपनी क्या है। इसके बाद में आपके लेता हूँ अंश के प्रकार, और फिर उसके बाद धीरे धीरे लेसन में प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। हाँ तो साथियों देखिए, अब मैंने ले लिया आपके सामने अंश यानी शेयर्स क्या होते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बता दिया था वैसे अंश क्या होता है। कंपनी की पूंजी जो होती है लाखों करोड़ रुपए की होती है, ठीक है। एक अकेला व्यक्ति कोई लगा नहीं सकता उतना पैसा। तो कंपनी क्या करती है, अपनी पूंजी के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है, छोटे छोटे हिस्से कर देती है। उन हिस्से को अंश कहते हैं। अंश सब पे जोड़ देकर आप समझो, अंश का मतलब क्या होता है, हिस्सा, किसी चीज़ का शेयर यानी किसी का हिस्सा, किसी का भाग। तो किसका भाग, पूंजी का। तो जो व्यक्ति पूंजी में पैसा लगाता है फिर वो शेयर होल्डर, अंशधारी मैंने बताया आपको, और वो कंपनी का मालिक हो जाता है। क्लियर। जैसे मान लो कंपनी की पूंजी 1 लाख रुपए की, वैसे कंपनी की पूंजी करोड़ों रुपए की होती है, ठीक है, करोड़ों रुपए की होती है, लेकिन अपन मान लेते हैं 1 लाख रुपए की कंपनी की पूंजी है। और कंपनी चाहती है कि हम 1000 शेयर इशू करें, तो 1000 को उसमें भाग लगा दो तो 100 रुपये का एक अंश हो जाएगा। ये भी कंपनी डिसाइड करेगी भी एक अंश को उसको कितने रुपये का रखना है। तो 100 रुपये का एक अंश हो गया, ठीक है, सीधी सी बात है। 1000 अंश हैं और 100 रुपये का एक अंश है, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपये उसकी कैपिटल हो जाएगी। समझ गए, टुकड़े कर देते हैं, ऐसे इनको बोलते हैं टुकड़े। जैसे मान लो मैंने 2 शेयर खरीदने, मुझे 2 शेयर, तो 2 × 100 के हिसाब से मुझे कंपनी को 200 रुपये देने होंगे, ठीक है। तो 200 रुपये दिए मुझे, मेरे पास 2 शेयर आ जाएंगे। मेरे अकाउंट होता है डीमेट, ऑनलाइन होता है सारा सिस्टम शेयर मार्केट का, उसमें आ जाएंगे, मेरे पास पड़े हुए हैं। बाद में अगर रेट बढ़ेगी तो मैं बेच सकता हूँ उनको और अपना मुनाफा यानी अपना फ़ायदा कमा सकता हूँ। तो पूरी शेयर मार्केट की बात हो गई है ना। बाकी शेयर ये होते हैं, समझ गए आप। अब अंश जो होते हैं ध्यान रखिएगा, 2 मिनट में बता देता हूँ, फिर उसके बाद जस्ट प्रैक्टिकल लेंगे अपन ना, लेसन पे प्रैक्टिकल बेस स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई अंश जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पूर्वाधिकार अंश और एक समता अंश। इनको थोड़ा समझ लीजिएगा। पूर्वाधिकार मतलब प्रेफरेंस शेयर और समता अंश मतलब इक्विटी शेयर। देखो पूर्वाधिकार अंश का मतलब होता है कि कंपनी ने कोई अंश जारी किए और कंपनी ने कहा कि भाई कंपनी में लाभ होगा तो सबसे पहले इनको देंगे, है ना। और कंपनी मान लो बंद हो जाएगी, अब समाप्त कर रहे हैं, कंपनी को बंद कर रहे हैं, तो कंपनी की पूंजी होगी वो सबसे पहले इनको देंगे। तो उनको कहते हैं पूर्वाधिकार अंश, क्योंकि इनका नाम ही पूर्वाधिकार है। तो कंपनी के लाभांश पे और कंपनी की पूंजी पे पहले अधिकार किनका, पूर्वाधिकार अंशधारी का। तो लिखिए आप इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो कि भाई ऐसे अंशधारी जिनको लाभांश और कंपनी के समापन पर पूंजी सबसे पहले मिलती है उनको पूर्वाधिकार अंश कहते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। और ये समता रखते हैं, नाम इनका समता अंश, इनको बाद में मिलता है। इनको लाभांश और पूंजी दोनों समता पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद मिलती है, इसलिए इनको इक्विटी शेयर यानी समतांश कहते हैं। तो उसकी परिभाषा भी लिखना चाहे तो लिखिएगा कि ऐसे अंश जिनको पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद लाभांश एवं पूंजी मिलती है उन्हें समतांश कहते हैं। क्लियर। तो ये तो हो गए समतांश। अब आप कहेंगे सर फिर तो हर व्यक्ति पूर्वाधिकार अंश ही खरीदेगा, पहले उनको लाभांश मिलेगा, पहले उनको पूंजी मिलेगी, इनको कौन खरीदेगा। तो भाई पूर्वाधिकार अंश कंपनियां वैसे बहुत कम जारी करती है, एक्चुअल में प्रेफरेंस शेयर जारी होते ही नहीं है। पढ़ने के लिए भी 2 है, एक्चुअल में वैसे अधिकतर इक्विटी शेयर ही कंपनी इशू करती है। कंपनी जारी करने का मतलब इशू करने का, निर्गमन करने का मतलब जनता में जारी करती है ना, सर्टिफिकेट बना के दे देती है कि इतने शेयर आपको दिए, ठीक है। तो वो जारी करती है, तो समता अंश ज़्यादा करती है। और जो समता अंश खरीदते हैं ना वही कंपनी के एक्चुअल मालिक होते हैं। जैसे बैठक हो रही ना, तो बैठक में उनको मान लो कोई प्रस्ताव रखना है, अपने आप को बताना है, कोई प्रस्ताव पास करना है, तो वहाँ पे वोटिंग होती है कि भाई जैसे मान लो 20-25 व्यक्ति बैठे हैं, तो प्रबंधक ने कोई प्रस्ताव रखा कि भाई कंपनी में नई योजना आ रही है, इसको पास करें नहीं करें। तो पास करते समय जो वोटिंग होती है उसमें वो समता अंशधारी वोट दे सकते हैं, पूर्वाधिकार अंशधारी वोट नहीं दे सकते, आप मत नहीं दे सकते हैं, वो ध्यान रखिएगा। इसलिए एक्चुअल ओनर यानी वास्तविक मालिक किनको कहा जाता है, समता अंशधारी को कहा जाता है। इसीलिए अब समता अंश ही वैसे कंपनियां जारी करती है और आपको इक्विटी शेयर ही खरीदने चाहिए, क्योंकि आपको वास्तविक मालिकाना हक कंपनी में मिलता है। और शेयर वैसे अधिकतर वही बिकते हैं शेयर मार्केट में, तो आप वही शेयर खरीदेंगे, अधिकतर वही आपको मिलेंगे। तो चलिए फिर आप अंश के बारे में अब समझ गए कि अंश क्या है, कैसे क्या है। अब इसका प्रैक्टिकल जो है अब अपन स्टार्ट करते हैं।